आप सभी का स्वागत है एआई एजुकेशन बोर्ड चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 को देखा था। इस वीडियो में हम क्लास 9 को देखेंगे। क्लास 9 हम एक ही वीडियो में पूरा करेंगे। अगर आपने क्लास 8 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जी तो अध्याय का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। जी, फ्रांसीसी क्रांति। इस अध्याय में हम क्या देखने वाले हैं? देखिए, इसमें हम मुख्य रूप से 18वीं सदी के फ्रांस को समझेंगे। वहां जो क्रांति हुई उसके कारण क्या थे, कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई और हाँ, उसके परिणाम क्या निकले। मतलब हम जानेंगे कि कैसे राजतंत्र खत्म हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई। बिल्कुल। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे विचार कैसे जन्मे। एग्जाम्स के लिहाज से ये अध्याय कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा। आधुनिक विश्व के जो राजनैतिक विचार हैं उनकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी क्रांति में मिलती हैं, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो फिर शुरुआत करते हैं। क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत एक बहुत ही नाटकीय घटना से होती है। तारीख थी 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789। जी। उस दिन सुबह सुबह पेरिस शहर में एक आतंक का माहौल था। आतंक का माहौल क्यों? एक अफवाह फैल गई थी। अफवाह थी कि सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया है और वो नागरिकों पर गोलियां चलवा सकते हैं। अच्छा। तो लोगों ने क्या किया? डरने के बजाय लोग इकट्ठा हो गए। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने जमा हुए और उन्होंने अपनी एक जनसेना बनाने का फैसला किया। जी, पर सेना के लिए हथियार चाहिए थे, तो हथियारों की खोज में वो पेरिस के बस्तील किले की ओर चल पड़े। बस्तील का किला? ये तो एक जेल थी, है ना? हाँ, एक जेल। वहां पहुंचकर गुस्साई भीड़ ने कमांडर को मार डाला और वहां बंद सिर्फ 7 कैदियों को छुड़ा लिया। सिर्फ 7 कैदी? जी, सिर्फ 7। असल में बास्तील का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। लोग उससे नफरत करते थे। मतलब वो लोगों की घृणा का केंद्र था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस का समाज दिखता कैसा था? देखिए, सन 1774 में बूर्बो राजवंश के लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे। और उस समय देश की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। बिल्कुल नहीं। राजकोष पूरी तरह खाली था। खाली क्यों था? कई कारण थे। एक तो लंबे समय तक युद्ध चले थे, फिर वर्साय का जो विशाल महल था और राज दरबार की शानो शौकत, उस पर बहुत फिजूल खर्ची होती थी। और एक और बड़ा कारण था। जी, ब्रिटेन से अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आजाद कराने में सम्राट ने जो सहायता दी थी, उससे फ्रांस पर कर्ज बहुत बढ़ गया था। तो एक तरफ खाली खजाना और दूसरी तरफ समाज में भी काफी असमानता थी। बहुत ज्यादा। फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था और सबसे बड़ी बात ये थी कि केवल तीसरे एस्टेट के लोग ही कर देते थे। केवल तीसरे एस्टेट के लोग? ये 3 एस्टेट्स कौन कौन से थे? चर्च के लोग। ठीक है। द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग, मतलब जमींदार और राजदरबारी। और तीसरा एस्टेट? तीसरे एस्टेट में बाकी सब थे। बड़े व्यापारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर, नौकर, मतलब देश की लगभग पूरी आबादी। और पहले 2 एस्टेट्स को टैक्स से छूट मिली हुई थी। जी, उन्हें जन से ही ये विशेषाधिकार प्राप्त था कि वे राज्य को कोई कर नहीं देंगे। ये तो बहुत बड़ा अन्याय था। और करों का बोझ बहुत भारी था। चर्च जो है वो किसानों से एक कर वसूलता था जिसे टाइड कहते थे। टाइड? ये कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। और सरकार भी टैक्स लेती होगी? हाँ, राज्य एक प्रत्यक्ष कर वसूलता था जिसे टाइल कहते थे। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। टाइड धार्मिक कर है और टाइल प्रत्यक्ष कर। तो एक तरफ अन्यायपूर्ण टैक्स व्यवस्था और दूसरी तरफ लोगों के लिए जीना भी मुश्किल हो रहा था। जी, इसे जीने का संघर्ष कहा गया है। फ्रांस की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। कितनी? सन 1715 में जो 2.3 करोड़ थी, वो 1789 तक बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। इससे अनाज की मांग बढ़ गई होगी। बहुत तेजी से। और ज्यादातर लोगों का मुख्य भोजन पाव रोटी थी, जिसकी कीमत आसमान छू रही थी। और मजदूरी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही थी, तो अमीर गरीब की खाई और चौड़ी हो गई। और अगर कभी सूखा या ओले पड़ गए तो? तब तो पैदावार गिर जाती थी और रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। यहाँ एक शब्द आता है, जीविका संकट। जी, इस शब्द का अर्थ होता है ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। तो ऐसे मुश्किल समय में क्या समाज में कोई नया विचार भी पनप रहा था? हाँ बिल्कुल। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ,
जिसे मध्य वर्ग कहा गया। मध्य वर्ग। इसमें कौन लोग थे? इसमें पढ़े लिखे लोग थे। ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन और समुद्री व्यापार से इन्होंने संपत्ति कमाई थी। वकील, प्रशासक, व्यापारी, ये सब। और इनकी सोच अलग थी? इनकी सोच बिल्कुल अलग थी जी। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। मतलब ये योग्यता पर आधारित समाज चाहते थे? जी, स्वतंत्रता, समान नियम और समान अवसरों पर आधारित समाज। और इस सोच को आगे बढ़ाया दार्शनिकों ने, जैसे कि जॉन लॉक और जॉन जैक रूसो। हाँ, और एक और नाम बहुत महत्वपूर्ण है, मॉन्टेस्क्यू। मोंटेस्क्यू। जी, मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नाम की एक रचना लिखी। इसमें उन्होंने सरकार के अंदर सत्ता विभाजन की बात कही। सत्ता विभाजन मतलब सरकार की शक्ति को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांट देना चाहिए। एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब माहौल तैयार हो चुका था, लोगों में गुस्सा था, नए विचार थे। अब क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? इसकी औपचारिक शुरुआत हुई 5 मई 1789 को। इस दिन क्या हुआ? लुई 16 ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। लेकिन इसमें एक समस्या थी। जी, परंपरा ये थी कि प्रत्येक एस्टेट का एक मत होता था, जिससे पहले 2 एस्टेट हमेशा तीसरे को हरा देते थे। बिल्कुल। लेकिन इस बार तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि पूरी सभा द्वारा मतदान हो, जिसमें हर सदस्य का एक मत हो। एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत। जी, सम्राट ने ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध में सभा से बाहर चले गए। और फिर उन्होंने अपनी अलग सभा बनाई। सही। 20 जून को ये सभी प्रतिनिधि वर्साय के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और उन्होंने एक शपथ भी ली। हाँ, उन्होंने शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं हो जाता, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? 2 लोग मुख्य थे। एक मिराबियो, जो खुद कुलीन वर्ग से थे, और दूसरे आबेसिए, जो पादरी थे। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। जी, इसी बीच पूरे फ्रांस में उथल-पुथल मची हुई थी। कड़ाके की ठंड से फसल खराब हो गई थी, पावरोटी की कीमतें बढ़ रही थीं। और फिर 14 जुलाई को बोस्तिल पर हमला हुआ। हाँ, और देहाती इलाकों में भी अफवाहें फैल गईं। किसानों ने ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। तो राजा पर दबाव बढ़ गया? बहुत ज्यादा। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने आखिरकार नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। और फिर 4 अगस्त 1789 की रात को? उस रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली पूरी सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। एक झटके में सदियों पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई। इसके बाद फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया, मतलब संविधान आ गया। जी, नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। और जो मोंटेस्क्यू का विचार था सत्ता के विभाजन का, उसे लागू किया गया। शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित और हस्तांतरित कर दिया गया। तो अब कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली के पास आ गया। जी, लेकिन मताधिकार सभी को नहीं मिला। अच्छा, तो किसे मिला? केवल 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले ऐसे पुरुषों को जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। उन्हें सक्रिय नागरिक कहा गया। और बाकी लोग? शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। इस संविधान की शुरुआत में एक घोषणा पत्र भी था। हाँ, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। इसमें जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानूनी बराबरी जैसे अधिकारों को नैसर्गिक एवं अहर्णीय अधिकार का दर्जा दिया गया। मतलब ये ऐसे अधिकार हैं जो छीने नहीं जा सकते। उस समय प्रतीकों का भी बहुत इस्तेमाल होता था, है ना? जी, क्योंकि ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्हें समझाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग होता था। जैसे टूटी हुई जंजीर दासों की आजादी का प्रतीक थी, छड़ों का गट्ठर एकता का प्रतीक था, और लाल फ्राइजियन टोपी, वो दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी थी। और विधि पट का मतलब था कि कानून सबके लिए समान है। तो फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। लेकिन ये व्यवस्था भी ज्यादा दिन नहीं चली। राजतंत्र का पूरी तरह उन्मूलन हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई। ऐसा क्यों हुआ? लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, पर वो प्रशा के राजा से गुप्त वार्ता कर रहा था। मतलब वो क्रांति को कुचलने की साजिश कर रहा था। जी, इसकी भनक नेशनल असेंबली को लग गई,
तो अप्रैल 1792 में असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। और इस युद्ध ने लोगों में देशभक्ति की भावना भर दी। बहुत ज्यादा। इसी दौरान कवि रोजेट द लाइल ने मार्सिले गीत लिखा, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। इसी समय राजनीतिक क्लब भी बहुत सक्रिय हो गए थे और लंबी पतलून पहनते थे जो उन्हें कुलीनों से अलग दिखाती थी। और फिर इन जैकोबिनों ने ही राजतंत्र का अंत किया। बिल्कुल। 10 अगस्त 1792 को उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोला और राजा को बंदी बना लिया। इसके बाद नए चुनाव हुए। हाँ, और इस बार 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया गया, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं। जो नई असेंबली चुनी गई उसे कन्वेंशन कहा गया। जी, और 21 सितंबर 1792 को इसी कन्वेंशन ने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। और लुई 16 का क्या हुआ? उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला और मौत की सजा सुनाई गई। 21 जनवरी 1793 को उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। राजा की फांसी के बाद फ्रांस में आतंक का राज शुरू हुआ। जी, सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। इस समय सत्ता किसके हाथ में थी? रॉबेस्पियर के हाथ में। उसने नियंत्रण और दंड की बहुत सख्त नीति अपनाई। मतलब गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, चाहे वो कुलीन हो, पादरी हो या दूसरी पार्टी के नेता, उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता था। और फिर उन पर क्रांतिकारी न्यायालय में मुकदमा चलता और दोषी पाए जाने पर उन्हें गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। गिलोटिन? जी, वो 2 खंभों के बीच एक आरे वाली मशीन थी जिस पर रखकर सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। रॉबेस्पियर सरकार ने और क्या कदम उठाए? उसने मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी, गोश्त और पावरोटी की राशनिंग कर दी, चर्चों को बंद करके उन्हें बैरक या दफ्तर बना दिया। तो इस आतंक के राज का अंत कैसे हुआ? रॉबेस्पियर अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू करने लगा कि उसके समर्थक भी उससे डरने लगे। और फिर जुलाई 1794 में न्यायालय ने रॉबेस्पियर को ही दोषी ठहराया और अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? जैकोबिन सरकार के पतन के बाद सत्ता वापस मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास आ गई। एक नया संविधान बना। जी, जिसके तहत संपत्तिहीन तबके को फिर से मताधिकार से वंचित कर दिया गया। और शासन चलाने के लिए? शासन के लिए 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। लेकिन ये व्यवस्था भी अस्थिर थी। बहुत अस्थिर। और इसी राजनैतिक अस्थिरता ने एक सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का रास्ता साफ कर दिया। इस पूरी क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका थी? महिलाएं शुरू से ही बहुत सक्रिय थीं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने हितों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक क्लब शुरू किए, अखबार निकाले। और उनकी मुख्य मांग क्या थी? उनकी एक प्रमुख मांग ये थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। क्या क्रांतिकारी सरकार ने उनके लिए कुछ किया? कुछ सुधार किए थे, जैसे लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बनाना, तलाक को कानूनी रूप देना। लेकिन राजनीतिक अधिकार नहीं दिए। नहीं, बल्कि आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद कर दिया और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो उन्हें मताधिकार कब मिला? बहुत लंबा संघर्ष चला। अंततः सन 1946 में जाकर फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया। ये तिथि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रांति का एक और महत्वपूर्ण पहलू था दास प्रथा का उन्मूलन। जी, ये जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सुधारों में से एक था। ये दास प्रथा कहाँ थी? कैरेबियाई उपनिवेशों में। वहां तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी का उत्पादन होता था, जिसके लिए बागानों में काम करने के लिए दासों की जरूरत थी। तो ये एक त्रिकोणीय दास व्यापार था। हाँ, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच। तो इसे खत्म करने का कानून कब बना? नेशनल असेंबली में इस पर बहुत बहस हुई, पर कोई कानून नहीं बना। अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। लेकिन ये स्थायी नहीं रहा। नहीं, 10 साल बाद नेपोलियन ने दास प्रथा फिर से शुरू कर दी। तो अंतिम रूप से इसका उन्मूलन कब हुआ? अंतिम रूप से फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। अब अंत में देखते हैं कि इस क्रांति का रोजाना की जिंदगी पर क्या असर पड़ा। सन 1789 के बाद फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन में कई परिवर्तन आए। सबसे महत्वपूर्ण क्या था? सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक था सेंसरशिप की समाप्ति। अच्छा। जी, अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया।
अब किताबें, अखबार, नाटक सब बिना किसी पाबंदी के प्रकाशित हो सकते थे। और फिर नेपोलियन का उदय हुआ। हाँ, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने खुद को यूरोप का आधुनिकीकरण करने वाला माना। जी, उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। और उसका अंत 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार हुई। तो इस पूरी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या थी? फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों का विचार। और ये विचार सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रहे। नहीं, ये विचार फ्रांस से निकलकर पूरे यूरोप में फैले और वहां भी सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा। जी, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय जैसे भारतीय क्रांतिकारी फ्रांस से उपजे इन विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण हैं। इस चैप्टर को हम यहीं समाप्त करते हैं। अध्याय 2, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। चलिए दूसरे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो अध्याय का शीर्षक है, ये अपने आप में कहानी के 2 हिस्से बताता है ना? जी। ये अध्याय 2 प्रमुख हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है यूरोप में समाजवाद। हाँ, इसमें हम पहले ये समझेंगे कि समाजवाद आखिर है क्या। मतलब एक ऐसी विचारधारा जो मानती है कि समाज की संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का नियंत्रण होना चाहिए। बिल्कुल। और हम ये देखेंगे कि ये विचार यूरोप में कैसे फैला। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, रूसी क्रांति। जी, इसमें हम रूस में हुई उस ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करेंगे जब वहां के सम्राट यानी जार के शासन का अंत हुआ और समाजवादियों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो इस अध्याय में हम उदारवाद, रैडिकलवाद और रूढ़िवाद जैसी राजनीतिक परंपराओं को समझेंगे। हाँ, और औद्योगिक समाज और उससे जुड़े सामाजिक परिवर्तनों को भी देखेंगे। और फिर हम रूस में हुई क्रांति के कारण, घटनाएं और उसके बाद हुए बदलावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये टॉपिक बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें आधुनिक विश्व के निर्माण को समझने में मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, सामाजिक परिवर्तन का युग। जी, इसकी जड़ें, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, फ्रांसीसी क्रांति में है। बिल्कुल। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों को जन्म दिया था। और उसने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में, मतलब समाज के ढांचे में, एक बड़े बदलाव की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। सही। लेकिन यूरोप में सभी लोग इस आमूल समाज परिवर्तन यानी पूरी तरह से समाज को बदलने के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। हाँ, और यहीं से 3 मुख्य विचारधाराएं सामने आईं। उदारवादी यानी लिबरल्स, रेडिकल्स और रूढ़िवादी जिन्हें कंजर्वेटिव्स कहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहले उदारवादियों की बात करते हैं। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। उदारवादी एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। अच्छा। वे वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वो सरकार के सामने हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के पक्ष में थे। जी, उनका मानना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने यानी उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। तो वो एक चुनी हुई सरकार चाहते थे। हाँ, वे प्रतिनिधि पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो और एक सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार चले। बिल्कुल, परंतु यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। अच्छा, ये एक दिलचस्प बात है। वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। मतलब समानता, पर कुछ शर्तों के साथ। तो फिर आते हैं रेडिकल समूह पर। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। जी, रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। तो ये सार्वभौमिक मताधिकार के ज्यादा करीब थे। हाँ, इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। और संपत्ति को लेकर इनके क्या विचार थे? ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को मिलने वाले किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। तो क्या वो निजी संपत्ति के ही विरोधी थे? नहीं, वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का यानी एक जगह इकट्ठा होने का विरोध जरूर करते थे। समझ गया। और तीसरा समूह था रूढ़िवादियों का। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद शायद उन्हें भी लगा होगा कि बदलाव को रोका नहीं जा सकता। हाँ, फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पर वो अपनी शर्तों पर बदलाव चाहते थे। जी, वे चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, मतलब अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए, और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। बिल्कुल। तो ये तो विचारों की दुनिया थी। इसी समय जमीन पर भी बहुत कुछ बदल रहा था, है ना?
औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। हाँ, ये दौर ही सामाजिक और आर्थिक बदलावों का था। नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। रेलवे का विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। जी, लेकिन इस औद्योगिकीकरण की कुछ समस्याएं भी थीं। बहुत गंभीर समस्याएं थीं। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे बहुत लंबे होते थे और मजदूरी बहुत कम थी। और बेरोजगारी भी एक आम समस्या थी। हाँ, औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। और जो नए शहर बस रहे थे, वहां भी हालात अच्छे नहीं होंगे। बिल्कुल, शहरों में आवास और साफ सफाई की बहुत बड़ी समस्याएं थीं। तो इन समस्याओं का हल कौन खोज रहा था? उदारवादी और रैडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। उस समय लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रैडिकल और उदारवादियों के पास भी काफी संपत्ति थी। तो वो मानते थे कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। जी, लेकिन एक और विचारधारा थी जो कह रही थी कि समस्या की जड़ ही कुछ और है, और यहीं से यूरोप में समाजवाद आता है। एकदम सही। समाज के पुनर्गठन की सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। और समाजवादी किसके विरोधी थे? समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। जी, तो फिर उनकी दृष्टि क्या थी? वो क्या चाहते थे? वे चाहते थे कि सारी संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो। भविष्य को लेकर उनकी क्या कल्पना थी? कुछ समाजवादियों को कॉर्पोरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। जैसे इंग्लैंड के रॉबर्ट ओवन ने एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। और फ्रांस में लुई ब्लांक? हाँ, वो चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। लेकिन समाजवाद की बात हो और कार्ल मार्क्स का जिक्र ना हो, ये तो हो नहीं सकता। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस बहस में नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज असल में पूंजीवादी समाज है। हाँ, और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। अच्छा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। और वो समाज कैसा होगा? एक ऐसा समाज जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के समाज को एक नाम भी दिया। जी, उन्होंने इसे साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। ठीक है, तो ये सारे विचार यूरोप में फैल रहे थे, लेकिन ये हकीकत में बदले रूस में। हाँ, यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में ये समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। जी, फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। तो उस समय का रूस कैसा था? 1914 में रूसी साम्राज्य। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। ये साम्राज्य बहुत बड़ा था। हाँ, ये प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। और वहाँ की अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था? 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का लगभग 85% हिस्सा खेती पर निर्भर था। मतलब उद्योग बहुत कम थे। बहुत कम। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। ज्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। और मजदूरों की हालत कैसी थी? मजदूर सामाजिक स्तर पर बटे हुए थे, लेकिन इन विभेदों के बावजूद जब भी बेरोजगारी या आर्थिक संकट का समय आता था तो वो एकता दिखाते थे। हाँ, वो एकता जरूर प्रदर्शित करते थे। और गांव में क्या स्थिति थी? देहात की ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। लेकिन यहाँ किसानों की एक अनोखी परंपरा थी। जी, रूसी किसान समय समय पर सारी जमीन अपने कम्यून, जिसे मीर कहते थे, उसको सौंप देते थे। और फिर वो कम्यून ही हर परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। हाँ, इसी माहौल में रूस में समाजवाद का विचार कैसे पनपा? 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थीं। फिर भी 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया गया। जी, और 1900 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन हुआ। ये पार्टी किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थी। सही।
इसी बीच सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में लेनिन के नेतृत्व वाले बोल्शेविक समूहों का मानना था कि जार शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए। हाँ, और दूसरा खेमा मेंशेविकों का था, जो पार्टी में सभी को सदस्यता दिए जाने के पक्ष में था। तो ये उथल-पुथल चल रही थी और फिर हुई 1905 की क्रांति। जी, रूस एक निरंकुश राजशाही था। 1904 का साल मजदूरों के लिए बहुत बुरा रहा। जरूरी चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ी। हाँ, और जब सेंट पीटर्सबर्ग में असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्यों को नौकरी से हटा दिया गया, तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ दिया। हड़ताल शुरू हो गई। अगले कुछ दिनों में 10,000 से ज्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। और इसी दौरान हुई वो घटना जिसे इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। हाँ, पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस जब विंटर पैलेस के सामने पहुंचा, तो पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए। और 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। चारों तरफ हड़तालें होने लगी। हाँ, और अंत में जार एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। लेकिन ये ज्यादा दिन चला नहीं, क्योंकि पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। जी, 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। शुरू में तो रूसियों ने जार का साथ दिया। हाँ, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। जर्मनी विरोधी भावनाएं भी बहुत बढ़ गईं। इतनी कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी और शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। और यही पृष्ठभूमि बनी पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति की। हाँ, सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। यहाँ एक शब्द आता है, तालाबंदी। इस शब्द का अर्थ होता है फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद करने के लिए मालिकों द्वारा मुख्य फाटक पर ताला डाल देना। और इस तालाबंदी के अगले ही दिन 50 और फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। जी, 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया और 27 फरवरी को प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। इस बार सिपाही भी बगावत करके हड़ताली मजदूरों के साथ मिले। और उसी शाम सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए जमा हुए। यही पेट्रोग्राद सोवियत कहलाई। अगले दिन जार ने गद्दी छोड़ दी और सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब हुई अक्टूबर 1917 की क्रांति। हाँ, अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जे के लिए राजी कर लिया। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। प्रधानमंत्री केरेंस्की शहर से बाहर चले गए और शाम तक पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था। इस तरह अक्टूबर क्रांति संपन्न हुई। जी, तो क्रांति के बाद रूस कैसा था? अक्टूबर के बाद क्या बदलाव आए? ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। हाँ, और बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। और रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। जी, लेकिन इन बदलावों का विरोध भी हुआ और गृह युद्ध छिड़ गया। हाँ, जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया, तो रूसी सेना टूटने लगी। और गैर बोल्शेविक समाजवादियों यानी ग्रीन्स और जार समर्थकों व्हाइट्स ने बोल्शेविकों रेड्स के खिलाफ गृह युद्ध छेड़ दिया। और जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। हाँ, इसके बाद उन्होंने समाजवादी समाज का निर्माण शुरू किया। केंद्रीयकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई और पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गईं। बिल्कुल। लेनिन के बाद स्टालिन का दौर आया और स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। जी, 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। और इस संकट से निपटने के लिए स्टालिन ने सामूहिकीकरण का कार्यक्रम शुरू किया। हाँ, किसानों से जमीन छीनकर कुलखोज नामक सामूहिक खेतों पर काम करने का आदेश दिया गया। यहाँ एक शब्द आता है, कुलखोज। इस शब्द का अर्थ होता है रूस के सामूहिक खेत। इसका विरोध करने वालों को सख्त सजा दी गई। और 1930-33 की खराब फसल के बाद सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ये तो बहुत भयानक था। अंत में इस रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव क्या रहा? देखिए, बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया, उससे यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थीं। लेकिन मेहनतकशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में
कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया। हाँ, लेकिन 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में सोवियत संघ की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी कम हो गई थी। तो ये अपने पीछे एक मिलीजुली विरासत छोड़ गई, बिल्कुल। उम्मीदों की भी और त्रासदियों की भी। अध्याय 3, नात्सीवाद और हिटलर का उदय। चलिए तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी। इस अध्याय का नाम है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। तो मतलब हम ये समझेंगे कि ये नात्सी विचारधारा असल में थी क्या और जर्मनी में हिटलर सत्ता तक पहुंचा कैसे। बिल्कुल। इस अध्याय में हम पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की जो स्थिति थी, वायमार गणराज्य का जन्म और फिर उसकी असफलताएं, इन सब के बारे में जानेंगे। और ये भी देखेंगे कि हिटलर के उदय के पीछे क्या कारण थे, नात्सी दल की नीतियां क्या थीं, और फिर उन्होंने अपने शासन के दौरान किस तरह के अपराध किए। हाँ, और ये टॉपिक बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें समझाता है कि कैसे एक लोकतांत्रिक देश तानाशाही का शिकार हो सकता है और मानवता के विरुद्ध कितने बड़े पैमाने पर अपराध हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वायमार गणराज्य के जन्म से। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। हाँ, उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों यानी इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था, जो 1914 से 1918 तक चला। लेकिन फिर 1917 में युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो गई और उसके बाद केंद्रीय शक्तियां हार गईं। नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय हुई और वहां के सम्राट को पद त्यागना पड़ा। इसके बाद क्या हुआ? क्या सीधे लोकतंत्र आ गया? एक तरह से जर्मनी में वायमार नाम की जगह पर एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। अच्छा। और इस नई व्यवस्था में जर्मन संसद, जिसे राइक्सटाग कहते हैं, उसके लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। और इसमें जहाँ तक मुझे पता है औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान मताधिकार दिया गया था। जी बिल्कुल। लेकिन ये नया गणराज्य, ये जो नया लोकतंत्र था, वो जर्मनी के बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। क्यों? इसकी वजह क्या थी? इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी वर्साई की संधि। अच्छा, ये वही संधि है जो पहले विश्व युद्ध के बाद हुई थी? हाँ, इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। वर्साई की संधि जर्मनी के लिए एक बहुत ही कठोर और कह सकते हैं अपमानजनक संधि थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, इतना कुछ? हाँ, और सुनिए 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। मतलब जर्मनी को आर्थिक और भौगोलिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया गया। उससे भी बुरा ये हुआ कि मित्र राष्ट्रों ने युद्ध के लिए सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया और उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया। 6 अरब पाउंड? जी, और इस अपमान के लिए बहुत सारे जर्मनों ने नए वायमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। तो मतलब लोकतंत्र की शुरुआत ही एक राष्ट्रीय अपमान के बोझ के साथ हुई? बिल्कुल। और इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप पर मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर बहुत गहरा असर डाला था। जर्मनी जो कल तक कर्ज देने वाला देश था, अब कर्जदार बन गया था। तो जो वाइमर गणराज्य के समर्थक थे, जैसे समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट, उनका क्या हुआ? उन्हें नवंबर के अपराधी कहकर उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। अच्छा। इसी माहौल में जर्मनी में रूस की बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर स्पार्टकिस्ट लीग ने भी अपनी क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम दिया। लेकिन उस विद्रोह का क्या हुआ? उस विद्रोह को फ्री कोर नाम के एक संगठन की मदद से कुचल दिया गया और इसके बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। तो राजनीतिक अस्थिरता को थी ही, लेकिन वो जो जुर्माना था उसका क्या हुआ? क्या जर्मनी ने वो चुकाया? नहीं, जर्मनी ने युद्ध का हर्जाना स्वर्ण में देने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। तब तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई होगी। जर्मनी ने इसके विरोध में एक अजीब कदम उठाया। उन्होंने बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। कागजी मुद्रा? इससे तो पैसे की कीमत ही खत्म हो गई होगी। पूरी तरह से। इसके कारण जर्मन मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क। 3,53,000? हाँ, और दिसंबर तक ये 9,88,60,000 मार्क हो गई। यानी पैसा कागज का टुकड़ा बन गया था। बिल्कुल। इस संकट को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। लोग ब्रेड खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते थे। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। तो इस संकट से निकलने के लिए कुछ किया गया? हाँ, तब अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया और डॉव्स योजना बनाई। इससे जर्मनी को थोड़ी राहत मिली।
1924 से 1928 तक कुछ स्थिरता रही। लेकिन फिर 1929 में अमेरिका में ही वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो गया। सही। और इस महामंदी का सबसे गहरा असर जर्मनी के अर्थव्यवस्था पर ही पड़ा। 1932 तक जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। और बेरोजगारी? बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। लोग गले में तख्ती लटकाए घूमने लगे जिस पर लिखा होता था, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। तो आर्थिक और सामाजिक संकट तो चरम पर था। राजनीतिक स्तर पर क्या हो रहा था? राजनीतिक स्तर पर भी वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। उसके संविधान में 2 बड़ी कमियां थीं। वो क्या थी? एक थी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। इसकी वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हमेशा गठबंधन सरकारें बनती थीं जो अस्थिर होती थीं। और दूसरी कमी? दूसरी थी अनुच्छेद 48। इसके तहत राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकारें रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। मतलब लोकतंत्र के अंदर ही तानाशाही का एक रास्ता खुला छोड़ दिया गया था। एक तरह से, हाँ। और इसी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकट ने ही हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ किया। तो अब बात करते हैं हिटलर की। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। जी। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली, जिसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का नया नाम दिया गया। इसी पार्टी को बाद में नात्सी पार्टी के नाम से जाना गया। लेकिन 1929 की महामंदी के बाद ही नात्सीवाद एक जन आंदोलन बना। हाँ, क्योंकि नात्सी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। जब लोग पूरी तरह हताश थे, तब हिटलर ने उन्हें एक सपना दिखाया। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था। बहुत जबरदस्त। वो अपने जोशीले भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। और लोग उसकी बातों में आ गए। बिल्कुल। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया, ये सोचकर कि वे उसे नियंत्रित कर लेंगे। हाँ, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। हाँ, और फरवरी महीने में जर्मन संसद भवन में हुए एक रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और भी आसान हो गया। उसने इसका फायदा कैसे उठाया? 28 फरवरी 1933 को उसने अग्नि अध्यादेश यानी फायर डिक्री जारी किया, जिसके जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आजादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। सिर्फ एक अध्यादेश से सारे अधिकार खत्म? जी। और इसके बाद 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम यानी इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस इनेबलिंग एक्ट के बाद क्या हुआ? नात्सी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। और विरोध को दबाने के लिए? उसके लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए, जैसे गेस्टापो जो गुप्तचर राज्य पुलिस थी, एसएस जो अपराध नियंत्रण पुलिस थी, और सुरक्षा सेवा यानी एसडी। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का जो वादा किया था, उसका क्या? उसने इसकी जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हाइलमार शाख्त को सौंपी। सरकारी पैसे से रोजगार बढ़ाने की कोशिश की गई। और विदेश नीति के मोर्चे पर? वहां भी हिटलर को फौरन कामयाबियां मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया, 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। इन सब कदमों से उसकी लोकप्रियता तो और बढ़ गई होगी। आसमान छूने लगी थी, लेकिन इसका असली मकसद कुछ और था। युद्ध। हाँ, सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। शुरुआत में तो उसे काफी जीत मिली, लेकिन जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। ये हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। क्यों? क्योंकि इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों की बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाको चने चबवा रही थीं। स्टालिनग्राद की लड़ाई? बिल्कुल। स्टालिनग्राड में सोवियत लाल सेना ने जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और यहीं से जर्मनी की हार का सिलसिला शुरू हो गया।
और अंत में मई 1945 में हिटलर की पराजय और जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ युद्ध खत्म हुआ। जी। अब उस विचारधारा पर आते हैं जो इस पूरी तबाही की जड़ में थी, नात्सी विश्व दृष्टिकोण। हाँ, नात्सी विचारधारा असल में हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का ही पर्यायवाची थी। इस विचारधारा में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर। इस नजरिए में ब्लॉन्ड, नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी पायदान पर थे और यहूदी सबसे निचली पायदान पर। उन्हें सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। ये सोच आई कहां से? हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी, लेकिन उसने उनके सिद्धांतों को बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया। यहाँ एक शब्द आता है लेबेंसरोम। इसका क्या मतलब है? हाँ, इस शब्द का अर्थ होता है जीवन परिधि या रहने के लिए जगह। हिटलर का मानना था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। और सत्ता में पहुंचते ही नात्सियों ने शुद्ध जर्मनों के एक विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना का सपना लागू करना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। और इनमें यहूदियों को सबसे बुरा माना गया। हाँ। उन्होंने पोलैंड पर कब्जा करके उसे बांट दिया। वहां के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले हिस्से में जर्मन लोगों को बसाया जा सके। यहूदियों के साथ जो बर्ताव हुआ वो एक सिस्टमैटिक तरीके से हुआ। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। ये 3 चरणों में हुआ था। जी। पहला चरण था बहिष्कार, जो 1933 से 39 तक चला। इसमें यहूदियों को जर्मन नागरिक होने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। उनके व्यवसायों का बहिष्कार किया गया और उन्हें सरकारी सेवाओं से निकाला गया। और दूसरा चरण था दड़वाबंदी, यानी गेटोवाइजेशन, जो 1940 से 44 तक चला। सितंबर 1941 से सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वे डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखें, उन्हें अलग थलग करने के लिए। हाँ, उन्हें जर्मनी में यहूदी मकानों और गेटो बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया गया। ये बहुत तंग और गंदी बस्तियां थीं। और फिर आया तीसरा और सबसे भयानक चरण, सर्वनाश, जो 1941 के बाद शुरू हुआ। इसमें यहूदियों को घेटो बस्तियों से मालगाड़ियों में भर भर कर कत्ल खानों में लाया जाने लगा, जिन्हें गैस चैम्बर कहा जाता था। इसी प्रक्रिया को महाध्वंस या होलोकॉस्ट कहते हैं। इस नफरत को समाज में, खासकर बच्चों के दिमाग में कैसे भरा गया? हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नात्सी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नात्सी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की एक मुहिम चलाई गई। यहूदी और जिन्हें वो अवांछित समझते थे, उन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। और बाकी बच्चों को क्या सिखाया जाता था? बच्चों को वफादार, आज्ञाकारी बनने, यहूदियों से नफरत करने और हिटलर की पूजा करने की शिक्षा दी जाती थी। नात्सी युवा संगठन भी बनाए गए थे। हाँ, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को युंग फोक में और 14 साल की उम्र के बाद के लड़कों को नात्सी युवा संगठन हिटलर यूथ में शामिल होना पड़ता था। और समाज में औरतों की क्या भूमिका थी? है ना? नात्सी जर्मनी में औरतों की भूमिका पुरुषों से बिल्कुल भिन्न थी। उन्हें अच्छी मां बनने और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देने और उनका पालन पोषण करने की शिक्षा दी जाती थी। तो इन सब विचारों को फैलाने के लिए प्रचार का, यानी प्रोपेगेंडा का भी इस्तेमाल हुआ होगा। बहुत सोच समझकर नात्सियों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत चतुराई से इस्तेमाल किया। उन्होंने फिल्मों, पोस्टरों और नारों के जरिए यहूदियों के प्रति नफरत फैलाई। जैसे दी इटर्नल जू नाम की फिल्म। हाँ, उस फिल्म में यहूदियों को काफ्तान पहने और दाढ़ी बढ़ाए दिखाया जाता था। उन्हें केंचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। मतलब उन्हें आम मानवीय दिखाया जाता था। एक आखिरी सवाल जो मन में आता है, जब ये सब हो रहा था तो आम जर्मन लोग क्या कर रहे थे? उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। बहुत सारे लोग नात्सी शब्दाडंबर और उनके धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए थे। वो दुनिया को नात्सी नजरों से ही देखने लगे थे। लेकिन क्या सभी लोग ऐसा ही सोचते थे? नहीं, जर्मनी की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। वो विरोध करने से डरते थे। उन्हें पता था कि आवाज उठाने का अंजाम क्या हो सकता है। तो क्या दुनिया को इस महाध्वंस, इस हॉलोकॉस्ट के बारे में पता ही नहीं चला? युद्ध के आखिरी सालों में जानकारी रिस-रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी थी,
लेकिन वहां कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने के बाद ही लग पाया। और ये पता कैसे चला? बहुत से यहूदियों ने यातना शिविरों में डायरी, नोटबुक और दस्तावेजों में अपने अनुभव लिखे ताकि दुनिया इस महाध्वंस को याद रखे। इस चर्चा से एक बात तो साफ है कि लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है। हाँ, और ये भी कि आर्थिक संकट और राष्ट्रीय अपमान का फायदा उठाकर कैसे नफरत की राजनीति को हवा दी जा सकती है। वन्य समाज और उपनिवेशवाद। चलिए चौथा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय का शीर्षक है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इसका अर्थ है हम जंगलों में रहने वाले समाजों के बारे में और उपनिवेशवाद के दौरान उन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि औपनिवेशिक शासन ने जंगलों में रहने वाले समुदायों के जीवन को किस तरह से बदला। हम देखेंगे कि वन उत्पादों का उपयोग कैसे होता था और कैसे अंग्रेजों ने इन जंगलों पर नियंत्रण स्थापित किया। हम यह भी समझेंगे कि भारत और इंडोनेशिया में इन परिवर्तनों का इतिहास क्या रहा है। ये टॉपिक बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि वनों का विनाश क्यों हुआ? मतलब वन विनाश यानी वनों का लुप्त होना, ये कोई नई समस्या तो नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इस प्रक्रिया ने कहीं ज्यादा व्यवस्थित और कह सकते हैं व्यापक रूप ले लिया। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहली वजह क्या थी? सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह थी जमीन की बेहतरी का विचार। जमीन की बेहतरी, इसका क्या मतलब है? देखिए, 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर ही खेती होती थी। सिर्फ छठे हिस्से पर? हाँ, और आज ये आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ी और खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि हुई, किसानों ने जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं का विस्तार किया। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया लगती है। इसमें औपनिवेशिक शासन की क्या भूमिका थी? भूमिका ये थी कि अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं और कपास, इनके उत्पादन को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया। अच्छा। और ऐसा क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के लिए जंगल अनुत्पादक थे। मतलब उनकी नजर में वो बेकार थे। बेकार? हाँ, क्योंकि उनसे सीधा राजस्व नहीं मिलता था। वे जंगलों को खेती के लायक बनाकर राजस्व और कृषि उत्पाद पैदा करना चाहते थे। तो इसी सोच के चलते जंगलों को काटा गया? बिल्कुल। और इसी सोच के चलते 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई। 67 लाख हेक्टेयर? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। एक शब्द आता है स्लीपर। इस शब्द का अर्थ होता है रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते, जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं। और इनके लिए लकड़ी की जरूरत पड़ी होगी? बहुत ज्यादा। देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में ओक यानी बलूत के जंगल लुप्त होने लगे थे। इससे उनकी शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ रही थी। तो इन्होंने भारत की तरफ देखा? हाँ, और 1850 के दशक में भारत में रेल लाइनों के प्रसार से लकड़ी के लिए एक बिल्कुल नई मांग पैदा हो गई। कितनी लकड़ी लगती थी इन स्लीपरों में? अंदाजा लगाइए, 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। 1 मील के लिए 2000 तक? जी। और 1860 के दशक से तो भारत में रेल लाइनों के जाल में बहुत तेजी से विस्तार हुआ। 1940 तक लगभग 7,65,000 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थीं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि करोड़ों पेड़ काटे गए होंगे? बिल्कुल। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में हर साल 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। तो इसका कोई नियंत्रण नहीं था? नहीं, सरकार ने ठेकेदारों को ठेके दिए और उन्होंने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। खेती और रेलवे के अलावा क्या कोई और भी वजह थी? हाँ, एक तीसरी बड़ी वजह थी बागान। बागान? मतलब चाय कॉफी के बागान? बिल्कुल। यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की मांग बहुत बढ़ रही थी। इस मांग को पूरा करने के लिए भारत में प्राकृतिक वनों का एक बहुत भारी हिस्सा साफ किया गया। तो सरकार ने ये जमीन कैसे दी? औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में ले लिया और उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की बाड़बंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफी की खेती की जाने लगी। तो जब जंगल इतनी तेजी से खत्म हो रहे थे, तो क्या अंग्रेजों को कोई चिंता नहीं हुई?
चिंता हुई, लेकिन उनकी चिंता का कारण पर्यावरण नहीं था। उन्हें इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग और व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। मतलब उन्हें अपनी लकड़ी की आपूर्ति की चिंता थी। एकदम सही। उन्हें डर था कि जहाजों और रेलवे के लिए लकड़ी कहाँ से आएगी। इसीलिए उन्होंने डाइट्रिच ब्रैंडिस नाम के एक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया। और ब्रैंडिस को भारत का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। जी, ब्रैंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना होगा और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। और यहीं से वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत हुई। हाँ, यहाँ एक शब्द आता है, वैज्ञानिक वानिकी। इस शब्द का अर्थ होता है वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई, जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं। तो ये एक तरह से नियंत्रित कटाई थी। बिल्कुल। ब्रैंडिस के नेतृत्व में 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई। फिर 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में भी उन्होंने सहयोग दिया। देहरादून में जो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी स्थापना भी तभी हुई। हाँ, उसकी स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। तो इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था जंगलों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करना। 1878 के वन अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया: आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। इनमें क्या अंतर था? सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया और नियम ये था कि गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। वे घर बनाने या ईंधन के लिए लकड़ी केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही ले सकते थे। तो इन कानूनों का लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा? बहुत गहरा असर पड़ा। वन अधिनियम के चलते गांव वालों की मुश्किलें बहुत बढ़ गईं। कैसे? उनकी रोजमर्रा की गतिविधियां, जैसे अपनी जरूरतों के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना, ये सब अब गैर कानूनी हो गईं। तो उनके पास क्या रास्ता बचा? अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। और अगर वो पकड़े जाते तो वे वन रक्षकों की दया पर होते थे, जो उनसे घूस ऐंठते थे। इन नियमों से खेती कैसे प्रभावित हुई, खासकर घुमंतू खेती? घुमंतू खेती, जो एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई भागों में खेती का एक परंपरागत तरीका है, उस पर यूरोपीय वनपालों ने रोक लगा दी। रोक क्यों लगा दी? उन्हें लगता था कि इससे रेलवे के लिए जो इमारती लकड़ी वाले पेड़ हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है और जंगल में आग लगने का खतरा भी बना रहता है। तो सरकार ने घुमंतू खेती पर पूरी तरह से रोक लगा दी। हाँ, इसके चलते अनेक समुदायों को उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। इन कानूनों ने लोगों के जीवन का हर पहलू छुआ। शिकार पर भी असर पड़ा होगा। बिल्कुल। वन कानूनों से पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। पर अब ये पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। लेकिन अंग्रेज अफसरों और राजा महाराजाओं के लिए तो शिकार एक बड़ा शौक था। यही तो विडंबना है। जहां आम लोगों के लिए शिकार पर पाबंदी थी, वहीं हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। और औपनिवेशिक शासन में ये और बढ़ गया। इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह लुप्त हो गईं। अंग्रेजों की नजर में बड़े जानवर जंगली, बर्बर और आदिम समाज के प्रतीक चिन्ह थे। ये क्या सोच थी? उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। इसके आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल। 1875 से 1925 के बीच सिर्फ इनाम के लालच में 80,000 से ज्यादा बाघ, 1,50,000 तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार गिराए गए। तो एक तरफ तो लोगों की आजीविका छिनी, लेकिन क्या व्यापार या रोजगार के कुछ नए अवसर भी पैदा हुए? हाँ, ऐसा भी हुआ। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। लेकिन सभी को नहीं मिला होगा। नहीं। मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरवा, कराचा व युरुकुला जैसे अनेक घुमंतू समुदाय तो अपनी जीविका से ही हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को तो अपराधी कबीले कहा जाने लगा। तो इन सब बदलावों के खिलाफ लोगों ने विद्रोह भी किया होगा। हाँ, बिल्कुल। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए इन बदलावों के खिलाफ बगावत की। जैसे संथाल परगना में सिद्धू और कानू। हाँ, और छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा, आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू। इन लोगों को आज भी याद किया जाता है।
अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जी, बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर है। यहाँ मारिया और मुरिया गोंड, धुरवा, भत्रा, हलबा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। और जंगल से उनका क्या रिश्ता था? वे मानते हैं कि हर गांव को उसकी जमीन धरती से मिली है और बदले में वे धरती की देखभाल करते हैं। तो फिर उनके भय का कारण क्या बना? कारण बना औपनिवेशिक सरकार का एक प्रस्ताव। 1905 में सरकार ने जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतू खेती को रोकने और शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे। इससे बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए होंगे। बहुत। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करेंगे। इस व्यवस्था को बेगार कहते थे। और फिर अकाल ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। हाँ, 1899, 1900 और फिर 1907-1908 में पड़े भयानक अकाल ने आग में घी का काम किया। और 1910 में विद्रोह शुरू हो गया। जी। इसका नेतृत्व नेथानार गांव के गुंडाधुर ने किया। बाजारों को लूटा गया, अफसरों और व्यापारियों के घर जलाए गए। अंग्रेजों ने इसे कैसे दबाया? अंग्रेजों ने बगावत को कुचलने के लिए सैनिक भेजे। विद्रोह को दबाने में 3 महीने लगे, पर गुंडाधुर कभी पकड़ में नहीं आया। क्या इस विद्रोह का कोई नतीजा निकला? हाँ, एक तात्कालिक नतीजा निकला। आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। ये तो भारत की कहानी हुई। क्या दुनिया के दूसरे हिस्सों में, जैसे जावा में भी ऐसा ही हो रहा था? बिल्कुल। जावा को आजकल हम इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जानते हैं, लेकिन एक जमाने में ये क्षेत्र डच उपनिवेश था। वहां के जंगलों में क्या बदलाव हुए? वहां भी कहानी बहुत मिलती जुलती है। जावा में कलांग समुदाय के लोग थे जो बहुत कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। और डचों ने उनके साथ क्या किया? 18वीं सदी में डचों ने वनों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कलांगों ने 1770 में इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। तो डचों ने भी वैज्ञानिक वानिकी का मॉडल अपनाया। हाँ, 19वीं सदी में डचों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें लगा दी। उनका उद्देश्य भी जहाजों और रेल लाइनों के निर्माण के लिए लकड़ी हासिल करना था। वहां भी कोई विरोध हुआ? हाँ, वहां एक बहुत ही अनोखा विरोध हुआ जिसे सामिन की चुनौती कहते हैं। सामिन की चुनौती, ये क्या था? सन 1890 के आसपास रांदुब्लातुंग गांव के एक निवासी सुरंतिको सामिन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। क्या तर्क था उनका? उनका तर्क बहुत सीधा था। उन्होंने कहा कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज ने नहीं बनाई है, इसलिए उस पर उसका अधिकार नहीं हो सकता। ये तो बहुत मौलिक विचार है। बिल्कुल। और जल्द ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। 1907 तक 3000 परिवार उनके विचारों को मानने लगे थे। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर बहुत गहरा असर पड़ा। कैसे? जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति यानी स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई। इसमें उन्होंने क्या किया? इसके तहत आरा मशीनें और सागवान के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए ताकि वो जापानियों के हाथ न लगें। और फिर जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। तो इन सब अनुभवों के बाद क्या वानिकी को लेकर सोच में कोई बदलाव आया? हाँ, बदलाव आया, लेकिन देर से। 1980 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को ये समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। तो अब नया दृष्टिकोण क्या है? अब ये माना जाने लगा है कि वनों के प्रबंधन में वनवासियों की भागीदारी होनी चाहिए। संरक्षण के लिए उन्हें जंगलों से अलग करने की बजाय उनके साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। अध्याय 5, आधुनिक विश्व में चरवाहे। चलिए 5वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। इसका अर्थ यह है कि आज के समय में यानी मॉडर्न वर्ल्ड में चरवाहों का जीवन कैसा है। चरवाहे वो लोग होते हैं जो अपने जानवरों के झुंड के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। इस अध्याय में हम भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाही पर औपनिवेशिक शासन मतलब कॉलोनियल रूल के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन ने उनकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला और इन समुदायों ने नए दौर के दबावों का किस तरह सामना किया। ये टॉपिक बहुत जरूरी है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि इतिहास केवल कृषि या उद्योगों के बारे में नहीं है,
बल्कि चरवाहों जैसे समुदायों का भी अपना एक महत्वपूर्ण इतिहास है। अध्याय का पहला भाग है घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही। यहाँ एक शब्द आता है घुमंतु। इस शब्द का अर्थ होता है वे लोग जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते, बल्कि अपनी आजीविका के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं पहाड़ों की। जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल, ये लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। सर्दियों में जब ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती हैं तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते हैं। अच्छा, मतलब जहाँ बर्फबारी कम होती है। हाँ, और फिर जैसे ही अप्रैल आता है वे उत्तर दिशा में गर्मियों के चरागाहों के लिए कश्मीर की घाटी की तरफ चले जाते हैं। इस सफर को काफिला कहा जाता है। और सितंबर में जब ठंड शुरू होने लगती है वे फिर वापस अपने शीतकालीन ठिकानों की ओर लौट आते हैं। तो ये एक तरह का मौसमी चक्र था। एकदम ऐसा ही हमें हिमाचल प्रदेश के गद्दी चरवाहों में भी देखने को मिलता है। वे भी इसी तरह सर्दियों और गर्मियों में अपनी जगह बदलते थे। वो भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में सर्दियां बिताते और अप्रैल तक उत्तर की तरफ लाहौल और स्पीति चले जाते और सितंबर तक वापस आ जाते। इसी तरह गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर थे। वो सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपर स्थित घास के मैदानों यानी बुग्याल की तरफ चले जाते थे। ये बुग्याल क्या होते हैं? बुग्याल मतलब पहाड़ों में बहुत ऊंचाई पर मौजूद नरम घास के मैदान। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। ये मौसमी बदलाव या आवाजाही ये हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदायों की विशेषता थी, जैसे भोटिया, शेरपा और किन्नौरी लोग। ये सभी समुदाय मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे ताकि उनके मवेशियों को हमेशा हरे भरे चारागाह मिल सकें। ये तो हुई पहाड़ों की बात। अब पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में क्या स्थिति थी? वहां तो इस तरह की बर्फबारी नहीं होती थी। वहां चुनौतियां अलग थीं। जैसे महाराष्ट्र के धंगर जी, ये एक जाना माना चरवाहा समुदाय थे। ये मुख्य रूप से चरवाहे थे, हालांकि कुछ लोग कंबल भी बनाते थे। वे मानसून के दौरान महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे, लेकिन अक्टूबर आते आते वो पश्चिम की ओर कोंकण के इलाके में चले जाते थे। कोंकण, लेकिन वो तो एक खेती वाला इलाका है। हाँ, और यही दिलचस्प बात है, कोंकणी किसान उनका स्वागत करते थे। वे धंगरों को चावल देते थे और बदले में धंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची ठूंठों को खाते थे। और जमीन को खाद भी देते होंगे। बिल्कुल, इससे जमीन और उपजाऊ हो जाती थी। और जैसे ही मानसून की बारिश शुरू होती वे वापस पठारी इलाकों में लौट जाते। इसी तरह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बारे में भी बताया गया है। जी, वहां गोल्ला समुदाय मवेशी पालते थे, जबकि कुरुमा और कुरुबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे। ये जंगलों और छोटे छोटे खेतों के पास रहते थे। और रेगिस्तान में जैसे राजस्थान के राइका का समुदाय थार रेगिस्तान में रहता था। वहां बारिश बहुत कम और अनिश्चित थी। तो राइका खेती के साथ साथ चरवाही भी करते थे। मानसून में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के राइका अपने गांव में ही रहते थे। पर अक्टूबर आते आते ये चरागाह सूखने लगते हैं। तो वो नए चरागाहों की तलाश में निकल जाते थे। हाँ, और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। राइकाओं का एक तबका ऊंट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते थे। तो अब हम ये देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में क्या बदलाव आए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पहली बात, अंग्रेज सरकार चरागाहों को खेती की जमीन में बदलना चाहती थी। जमीन से मिलने वाला लगान उनकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। अंग्रेज अफसर हर उस जमीन को बेकार मानते थे जिससे न तो लगान मिलता था और ना ही उपज। तो उन्होंने चरागाहों को एक तरह से वेस्टलैंड मान लिया एकदम। और 19वीं सदी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में परती भूमि विकास के नियम बनाए जाने लगे। इन नियमों के तहत परती जमीनों को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंप दिया गया। इस तरह खेती के फैलाव से चरागाह सिमटने लगे। ये तो पहला बड़ा बदलाव था। हाँ, अब दूसरी बात, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए गए। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने कई जंगलों को आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया। इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। और कुछ जंगलों को संरक्षित भी घोषित किया गया था। जी, संरक्षित या प्रोटेक्टेड। इन जंगलों में चरवाहों को कुछ परंपरागत अधिकार तो दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगी थी। मतलब जो जंगल उनका घर हुआ करते थे, अब वहीं आने जाने के लिए उन्हें अनुमति लेनी पड़ती थी। सही। अब तीसरी बात, अंग्रेज अफसर घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नजर से देखते थे।
1871 में औपनिवेशिक सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम मतलब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया गया। उन्हें जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। ये तो बहुत ही सिर्फ उनकी जीवन शैली की वजह से। हाँ, और चौथी बात, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने हर संभव स्रोत पर टैक्स लगाया। उन्होंने जमीन, नहर के पानी, नमक, यहां तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चरवाहों से चरागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। तो इन सारे बदलावों ने चरवाहों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया? जाहिर है असर बहुत गहरा पड़ा होगा, बहुत गहरा। इन बदलावों के कारण चरागाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा चरागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदला जाने लगा, वैसे वैसे चरागाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा। और जो चरागाह बचे उन पर दबाव बढ़ गया होगा। हाँ, चरागाहों का बेहिसाब इस्तेमाल होने लगा, जिससे जानवरों की सेहत और संख्या पर बुरा असर पड़ा। चारे की कमी और जब तक पड़ने वाले अकाल की वजह से कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। तो इन मुश्किल हालात में चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया? ये पॉइंट बहुत जरूरी है। देखिए, उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ चरवाहों ने अपने जानवरों की संख्या कम कर दी, क्योंकि अब ज्यादा जानवरों को पालना संभव नहीं था। कुछ ने नए चरागाह ढूंढ लिए। मिसाल के तौर पर ऊंट और भेड़ पालने वाले राइका 1947 के बाद से ना तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और ना ही सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे, क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। जी, तो अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे हैं कटाई के बाद अपने जानवरों को चराने के लिए। समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरवाहे जमीन खरीदकर एक जगह बसकर रहने लगे, लेकिन कुछ गरीब चरवाहे सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से चाहते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। तो ये जो कहानी है, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। अब हम भारत से दूर अफ्रीका की तरफ चलते हैं। अफ्रीका में दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी रहती है। आज भी वहां लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित हैं। हाँ, और वहां भी कहानी लगभग वैसी ही है। इनमें बेदुइन्स, बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय शामिल हैं। हम यहाँ मसाई समुदाय के उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। तो मसाई लोगों के साथ क्या हुआ? उनके चरागाहों का क्या हुआ? मसाई लोगों से उनके चरागाह छीन लिए गए। 1885 में ब्रिटिश केनिया और जर्मन टांगानिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए। मतलब एक ही समुदाय को 2 देशों में बांट दिया गया? बिल्कुल। और बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चरागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मसाई लोगों को दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाइयों के पास जितनी जमीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। और वहां भी शिकारगाह बनाए गए। हाँ, कीनिया में मसाई मारा व सामरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क, ये सब उन्हीं की जमीनों पर बने। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना मना था। 19वीं सदी में चरवाहों को एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने पर लगी पाबंदियों का भी सामना करना पड़ा। उन्हें विशेष आरक्षित इलाकों, जिन्हें रिजर्व्स कहते हैं, उनकी सीमाओं में कैद कर दिया गया। तो वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकते थे? नहीं, वे इन इलाकों से बाहर विशेष परमिट लिए बिना नहीं निकल सकते थे। उनकी सरहदें बंद हो गईं। तो जब चरागाह सूख जाते थे तब क्या होता था? संकट तो बहुत गहरा जाता होगा। हाँ, जब चरागाह सूख जाते थे तो संकट गहरा जाता था। बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरवाहों के जानवरों की संख्या में लगातार गिरावट आती गई। 1930 के एक सूखे की जांच से पता चला कि कीनिया में मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़ें और 1,71,000 गधे थे। 1933 और 1934 के केवल 2 साल के सूखे के बाद इनमें से आधे से ज्यादा जानवर मर चुके थे। आधे से ज्यादा? ये तो बहुत बड़ा नुकसान था। बिल्कुल। अब एक और बात, सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। अच्छा। औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मसाईलैंड में भी आए बदलावों से सारे चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। अंग्रेजों ने मसाई समाज के विभिन्न उपसमूहों के मुखिया तय कर दिए। इन मुखियाओं ने मुश्किल समय में अपनी जमा पूंजी से जानवर खरीद लिए और अपनी ताकत बढ़ाई। और जो गरीब चरवाहे थे उनका क्या हुआ? जो गरीब चरवाहे थे उनके लिए हालात बहुत खराब थे।
उनमें से बहुत सारे लोग शहरों में जाकर काम ढूंढने लगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलावों से दुनिया के अलग-अलग चरवाहा समुदायों पर अलग-अलग तरह के असर पड़े हैं। नए कानूनों और सीमाओं ने उनकी आवाजाही का ढर्रा बदल दिया। हाँ, लेकिन फिर भी चरवाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढालते हैं। वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते हैं, जानवरों की संख्या कम कर लेते हैं और नए इलाकों में दाखिल होने के लिए राजनीतिक दबाव भी डालते हैं। वो अपनी पहचान बनाए रखते हैं। बिल्कुल। चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं है, वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है, बल्कि अब तो पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री भी इस बात को काफी गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुमंतू चरवाहों की जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9 को पढ़ा है। अगली वीडियो में क्लास 10 को देखेंगे और इसी तरह हम सभी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी को कवर करेंगे।